उस दिन की दोपहर में 26 अगस्त 2015 का समय था और 5 दिनों के लिए लोग उस दोपहर की तीव्र गर्मी में पिच से ढकी सड़कों पर चल रहे थे। थोड़ा आगे सड़क के बीच में एक भीड़ देखी गई और धीरे धीरे उत्सुक लोग एक एक करके भीड़ में शामिल होने लगे। समय के साथ भीड़ बढ़ने लगी और उस भीड़ के बीच सभी ने स्कूल की वर्दी में एक 17 वर्षीय लड़के की खोज की जो सड़क के बीच में बेहोश पड़ा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सूरज की अत्यधिक गर्मी के कारण लड़का अपना सिर खो सकता है। 2 लोगों ने लड़के के शरीर पर हाथ रखा और महसूस किया कि लड़का अब जीवित नहीं था। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कुछ लोगों ने लड़के के गले में हाथ डाला और उसकी कलाई की जांच की। यही है, महिला ने जांच की कि लड़का वास्तव में मर गया था। वह अपने जमे हुए शरीर के साथ सड़क के किनारे पड़ा है। लड़के की मौत की पुष्टि होने के बाद भीड़ में किसी ने पुलिस को बुलाया। हमेशा की तरह पुलिस थोड़ी देर बाद आई। उन्होंने त्योहार की भीड़ को साफ किया और इसे कानूनी प्रक्रिया से घेर लिया और उन्होंने लड़के की शर्ट और पैंट की जेब की जांच शुरू कर दी कि क्या लड़के की कोई पहचान या पता पाया गया था। लेकिन बहुत खोज के बाद दिल्ली के एक जिले में एक पते के अलावा लड़के के बैग में कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने शव को शव परीक्षण के लिए दिल्ली मेडिकल कॉलेज भेजा। शरीर कुछ ही समय में चिकित्सा केंद्र में पहुंच गया। वहां मौजूद डॉक्टर ने आखिरी बार शरीर की जांच की और उसे स्ट्रेचर पर मोर्चरी में भेज दिया। थोड़े समय में डोम अंदर आया। डोम एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जिनके अनियंत्रित बाल और मोटी दाढ़ी थी। वह पूरी तरह से नशे में था। डोमेरस आमतौर पर इस तरह होते हैं। शवों को काटने से पहले उन्हें भारी नशा करना पड़ता है। डोम शव परीक्षा के लिए तैयार करता है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अभी भी अनुपस्थित थे। मेडिकल स्टाफ का एक सदस्य आता है और उसे सूचित करता है कि डॉक्टर को देर हो जाएगी। जैसा कि डोम बहुत अनुभवी है, वह डॉक्टर के बिना शरीर को काटने का फैसला करता है और यह भी सोचता है कि यदि शरीर के अंगों को काट दिया जाता है और अलग रखा जाता है, डॉक्टर बाद में आ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं और थोड़े समय में काम खत्म कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने शरीर काटना शुरू कर दिया। शरीर को काटने के एक चरण में डॉक्टर ने गर्दन के साथ एक पत्थर देखा। खून की वजह से पत्थर का रंग नहीं देखा जा सकता था। उसने अनिच्छा से पत्थर लिया और उसे बगल में पानी की एक बाल्टी में धोया और एक नीला पत्थर देखा। पत्थर बहुत महंगा लग रहा था, इसलिए वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और पत्थर को अपनी पैंट की जेब में रख लिया, यह सोचकर कि पत्थर बेचकर वह और ड्रग्स खरीद सकता है। फिर जैसे ही वह शरीर को काटता है, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मोर्चरी में आ जाता है और शरीर के अंगों की लंबी जांच के बाद वह डोम से कहता है कि मैं लड़के की मौत का कारण समझता हूं। आप शरीर को सिलाई सहित बाकी को खत्म करने के बाद वापस जा सकते हैं। मैं बाहर जा रहा हूं। उसके साथ डॉक्टर ने शवगृह के कमरे को छोड़ दिया और डोम शरीर को सिलाई कर रहा था। उस समय उसने एक आदमी की आवाज को रोते हुए सुना। रोने की आवाज इतनी तेज थी कि किसी भी व्यक्ति की छाती दर्द से फट जाएगी। जब वह सिलाई कर रहा था तो वह खुद को सोच रहा था, मैं इतने सालों से यहां काम कर रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना या देखा है, तो रोने की अचानक आवाज कहां से आ रही है। आज कहते हैं शायद मैं थोड़ा बहुत नशे में हूं, इसलिए मैं इन चीजों को गलत तरीके से सुन रहा हूं। इन चीजों को खुद से दूर करते हुए डोम ने शरीर को सिलाई करने पर ध्यान केंद्रित किया। शरीर लगभग सिले हुआ है। जैसे ही वह सुनता है कि एक पुरुष आवाज उसे अच्छी तरह से बता रही है कि आपने जो लिया है उसे वापस करने के लिए या बहुत नुकसान होगा। यह सुनकर डोम ने डर में सिलाई बंद कर दी और गहराई से पसीना बहाना शुरू कर दिया। वह कुछ साहस के साथ पूछता है, कौन कौन बात कर रहा है? डोम बोलने से पहले पुरुष आवाज ने फिर से कहा, आपके द्वारा ली गई चीज को वापस करें या बहुत नुकसान होगा। इस बार डोम अधिक डर गया और उस डर को दूर करने के लिए बहुत शोर करना शुरू कर दिया। वह कहता रहा, हाँ, मैं आज थोड़ा बहुत फैल गया हूं। इतना सुनकर उसने डर के साथ कहा। शरीर को सिलाई करते समय डोम ने सोचा, मैं इस पत्थर को बेचूंगा, मैं ड्रग्स खरीदूंगा, मैं इसे कभी वापस नहीं करूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। फिर उसने फिर से शरीर को सीना तय किया। जैसे ही वह शरीर को सीना शुरू करता है, उसे लगता है कि उसके अलावा मोर्चरी में कोई और है। रोने की आवाज उसके पास और अधिक स्पष्ट रूप से आई। थोड़ी देर के बाद ध्वनि उसके दाहिने कान से उसके बाएं कान और उसके बाएं कान से उसके दाहिने कान तक चली गई। थोड़ी देर बाद
रोना पूरी तरह से बंद हो गया और कमरा पिन ड्रॉप मौन में गिर गया। अचानक चुप्पी टूट गई और डोम ने कमरे के चारों कोनों से किसी को यह कहते हुए सुना, इसे वापस दे दो, कृपया इसे वापस दे दो, इसे मत लो, इसे यहां से वापस दे दो। यह सुनकर डोम ने खुद से कहा, मैं इन सभी गलतियों को सुन रहा हूं। इस तरह से खुद से बात करते हुए डोम ने शरीर को सिलाई करना समाप्त कर दिया और उसने जल्दी से शरीर को डर से ढक दिया और एक फ्लैश में जगह छोड़ दी। थोड़ी देर बाद पुलिस यह देखने के लिए आई थी कि क्या पोस्टमार्टम का काम पूरा हो चुका है। यह देखते हुए कि यह खत्म हो गया है, उन्होंने सभी चिकित्सा दस्तावेजों को पूरा किया और लड़के के बैग में पते पर भेजे जाने के लिए शरीर को एम्बुलेंस को सौंप दिया। जिस एम्बुलेंस को उठाया गया था वह आज उसका पहला कर्तव्य था, उसके जीवन का पहला किराया। इस शरीर को दूर ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस चालक और उसके सहायक अस्पताल के रास्ते में सभी समस्याओं को हल करने के बाद मृत शरीर के साथ रात के 10 बजे चले गए। लड़के का पहला गंतव्य स्थानीय पुलिस स्टेशन है। अस्पताल से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर, जहां तक आंख देख सकती थी, वहां खुले खुले खेत और पक्की सड़कों के साथ खेती के खेत थे। दोनों तरफ झाड़ियों की पंक्तियों से घिरा हुआ है। रात में एम्बुलेंस हेडलाइट्स के प्रकाश से आकर्षक वातावरण बनाया गया है। सड़क पर कुछ दूरी जाने के बाद एम्बुलेंस चालक ने किसी तरह का शोर सुनना शुरू कर दिया। क्या आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कह रही है, या आप क्या कह रहे हैं? फुसफुसाते हुए उन्होंने करीब से देखा और अपने कानों में बजती एक पुरुष आवाज में एक मफलर विलाप सुना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क के बीच में क्या होता है, कृपया कार को रोकें नहीं, एम्बुलेंस में चालक ने कई बार कहा। लेकिन ध्वनि के स्रोत को खोजे बिना उन्होंने उसके बगल में सहायक से कहा, क्या आपको कोई कानाफूसी सुनाई देती है? उनके सहायक ने उन्हें आश्चर्य में देखा और कहा, क्यों नहीं? एम्बुलेंस चालक ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है, सड़क के बीच में मत रोको। यह सुनकर सहायक ने कहा, भाई, रात में सुनसान सड़क पर हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं है। आप एक नई एम्बुलेंस चला रहे हैं, इसलिए शायद आप इन ध्वनियों को दिमाग से सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, बस इस तरह से। सहायक के शब्दों को सुनने के बाद एम्बुलेंस चालक ने सामान्य रूप से फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी, यह सोचकर कि वह गलत था। थोड़ी देर के लिए इस तरह ड्राइविंग करने के बाद ड्राइवर ने 2 लोगों को अंधेरे सड़क के दोनों ओर खड़े देखा। मदद के लिए हाथ उठाया। उसने एम्बुलेंस को देखा, चालक और रोगी के बीच मध्य खिड़की पर टैप किया और कार को रोकने के लिए एक पुरुष आवाज में रोया। इस बार अनुरोध करना शुरू कर दिया। जैसे कि अनुरोध को स्पष्ट रूप से सुनकर उन्होंने देखा कि उनके बगल में सहायक बहुत लापरवाही से बैठे थे। सड़क पर 2 लोगों को भी नहीं देख रहा था, इसलिए वह कार को रोके बिना आगे बढ़ गया। सड़क पर 2 लोगों को पार कर गया। कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर ने देखा कि दोनों लोग फिर से सड़क के किनारे खड़े थे, मदद मांग रहे थे। लेकिन इस बार ड्राइवर और सहायक दोनों ने इस मामले को देखा। उस समय ड्राइवर ने फिर से एक पुरुष आवाज में राग सुना, मैं आपसे मुड़े हुए हाथों से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया कार को रोकें नहीं। ड्राइवर ने फिर से गलत सोचा और सहायक को बताया कि वह कार को रोकने वाला था। कई डकैतियां इस तरह होती हैं, लेकिन ड्राइवर कार को रोक देता है जब वह एक महिला को लोगों के साथ देखता है। सहायक ने 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और सड़क पर खड़ी एक महिला को देखा। संप्रेती ने आगे आकर उन्हें बताया कि वे पति पत्नी हैं और कुछ समय पहले उनकी पत्नी की मां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वे सड़क के किनारे खड़े हो गए और कार का इंतजार करने लगे। ड्राइवर और हेल्पर ने महिला को एक सुंदर गहरे नीले रंग की साड़ी में देखा। ड्राइवर और सहायक यह देखकर बहुत हैरान थे कि महिला की मां की मृत्यु हो गई थी, जबकि वह एक गहरे नीले रंग की साड़ी में इतनी खूबसूरती से आई थी। तब पुरुष ने कहा, ब्रो, मैं नौकरी के कारण अभी उसके साथ नहीं जा सकता, इसलिए कृपया उसे वितरित करें। किराया जो भी होगा मैं चुका दूंगा। लेकिन ड्राइवर ने तब कहा कि समस्या यह है कि एम्बुलेंस के सामने कोई जगह नहीं है और पीछे एक शव है। तब उस आदमी ने कहा कि कोई समस्या नहीं है और वह शव के साथ जा सकता है। उसकी मां अब मर चुकी है और उसके मन में डरने की कोई बात नहीं है, कृपया उसे ले जाएं। सहायक नीचे उतर गया और पिछले दरवाजे को खोल दिया और महिला कार में सवार हो गई। आदमी ने किराया भी चुकाया और विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने फिर से एम्बुलेंस चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर और हेल्पर ने कार के पीछे एक हाथापाई सुनी जो 2 आदमियों की तरह लग रहा था। टक्कर के लिए कार अगल बगल से बहती दिख रही है। ड्राइवर ने फिर से आदमी की आवाज रोते हुए सुनी और किसी ने कहा, आपने कार में किसे उठाया?
कृपया महिला को कार से नीचे जाने दें, कृपया उसे नीचे जाने दें। ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया, जबकि कार अभी भी लड़ रही थी। जैसे ही उसने कार को रोका, पीछे के छोर की आवाज बंद हो गई। बस फिर महिला ने गुस्से में आवाज में कहा, क्या बात है, आपने कार क्यों रोकी? ड्राइवर अमता अमता तरीके से कुछ कहने जा रहा है, लेकिन तभी महिला अधिक क्रोधित हो जाती है और कहती है, मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी मां मर चुकी है, अभी भी आपने कार रोक दी है। चलो जल्दी से फिर से ड्राइविंग शुरू करने के बाद उस क्रैश साउंड को फिर से शुरू करें। एक चरण में महिला ने पीछे से कहा, कार बंद करो, मैं यहां उतरूंगा। महिला के शब्दों को सुनने के बाद ड्राइवर ने कार को रोक दिया। ड्राइवर और सहायक ने देखा कि सड़क के दोनों ओर कोई घर नहीं था, केवल दोनों तरफ फसल के खेत थे। जैसे ही हेल्पर नीचे आया और पिछले दरवाजे को खोला, महिला सड़क के किनारे अंधेरे फसल के खेत में गायब हो गई। फिर वे कार के साथ किसी भी परेशानी के बिना रात के बीच में लड़के के स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस पुलिस स्टेशन में पुलिस की मदद से वे शरीर को लड़के के घर ले गए। अब उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया और जब लड़का शरीर को नीचे लाने के लिए गया, उन्होंने शरीर के दाहिने पैर से ताजा खून बहाते देखा। एम्बुलेंस स्ट्रेचर एम्बुलेंस के फर्श पर खून से गीला है। हर कोई इस घटना को देखकर हैरान है, क्योंकि लड़का बहुत पहले मर गया था और मृत्यु के इतने लंबे समय के बाद भी मृत शरीर का खून जमा होता है। इस तरह के ताजा रक्त को देखना वास्तव में डरावना है। अक्सर असंभव कार्य के लिए उन्होंने रक्त के स्रोत की तलाश की और शरीर की दाहिनी जांघ के पास एक गोल घाव देखा, जो घाव प्रतीत होता है जो अक्सर तब होता है जब योक रक्त चूसता है और फिर भी वहां से ताजा खून बह रहा है। शव को नहलाया जाता है और आधी रात को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। चूंकि कब्र को उसके बगल में दफनाया जाएगा, कार चालक और सहायक ने कब्र के माध्यम से जाने के लिए सोचा। शरीर को कब्र में उतारा जा रहा था। ड्राइवर और सहायक कब्र से थोड़ा दूर खड़े थे जब उन्होंने अचानक एक 17 वर्षीय लड़के को अपनी कब्र के आगे जमीन पर बैठे देखा और घूर रहे थे, उन पर और उनके बीच रोना। उसने सोचा कि वह मृत लड़के का दोस्त हो सकता है, इसलिए एराम अपने दोस्त की मौत पर रो रहा है। इसलिए थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लड़का केवल उसे देख रहा था, किसी और को नहीं। उसने ध्यान से देखा और देखा कि कोई और भी लड़के को देख नहीं सकता है। उसके बाद जब वे कार की हेडलाइट की रोशनी में लौटने के लिए रवाना हुए, जो लड़का सड़क पर कब्र में रो रहा था, वह सड़क के किनारे बैठा था, उसे देख रहा था और पहले की तरह रो रहा था। थोड़ी देर बाद वह सड़क के किनारे इस तरह लड़के को देख रहा था। ड्राइवर बहुत डर गया था और उसके दिमाग में एकमात्र सवाल यह था कि वह लड़के को बार बार देख रहा था कि वह क्यों गुजर रहा है और केवल उसे देख रहा है या वह क्यों रो रहा है। इस बारे में सोचते हुए उसने लड़के को सड़क के किनारे रोते देखा। जब ड्राइवर ने लड़के को फिर से देखा तो सहायक चिल्लाया। हेल्पर की चीख सुनकर ड्राइवर ने आगे देखा और दूसरी तरफ से तेज गति से एक मालवाहक ट्रक को देखा। पहुंचे और तुरंत एम्बुलेंस को धक्का दिया। प्रभाव के तुरंत बाद एम्बुलेंस चालक और सहायक ने चेतना खो दी, लेकिन कुछ ही समय बाद चेतना प्राप्त कर ली और चालक और सहायक ने पाया कि वे अस्वस्थ थे। ट्रक का कोई संकेत नहीं है कि थोड़ी देर पहले उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, लेकिन खुद को वापस सामान्य होने के बाद ड्राइवर ने थोड़ा डर के साथ फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी। जब वह थोड़ा आगे आया तो उसने सड़क के किनारे बैठे लड़के को देखा, उसे देख रहा था और लगातार रो रहा था। जब उन्होंने लड़के को देखा तो उनके पास पहले की तरह ही दुर्घटना थी और जब उन्हें होश आया तो पहले की तरह सब कुछ सामान्य था। यह देखकर ड्राइवर बहुत डर गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए सामान्य रूप से पहुंचने के बाद दोनों ने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ की एक विशाल शाखा उनकी एम्बुलेंस के सामने टूट रही थी। यह देखकर दोनों एम्बुलेंस से बाहर निकले और आगे भागे। थोड़ा आगे उन्होंने एक चाय की दुकान देखी और कुछ लोग दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। जैसे जैसे वे उसकी ओर भागते गए, आदमी खड़े हो गए। एम्बुलेंस को रोकने के बाद आप आधी रात को क्यों भाग रहे हैं? एम्बुलेंस चालक ने तब कहा कि उसने हमारी कार पर एक पेड़ नहीं देखा। उस समय चाय की दुकान में हर कोई उसे आश्चर्यचकित कर रहा था और दुकानदार ने पूछा, पेड़ की शाखाएं कहां टूट गई हैं? सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हें कार से भागते देखा। अचानक आप सड़क के बीच में कड़ी मेहनत करते हैं। फिर दोनों कार से बाहर निकले और सीधे हमारी ओर दौड़े।
इस बात को देखते हुए ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा कि किसी पेड़ की शाखा का कोई संकेत नहीं है। खाली सड़क के बीच में उनकी कार पार्किंग। उन्होंने इस चाय की दुकान के डर से बाकी सड़क को पार किया और सुबह चले गए। एम्बुलेंस चलाने के पहले दिन इतने भयानक अनुभव के बाद ड्राइवर ने एम्बुलेंस की नौकरी छोड़ दी। यदि घटना अभी भी उसे नहीं छोड़ी थी, वह लगभग हर रात एक अजीब सपना देखने लगा। उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सपना देखा कि वह इस बात की शिकायत कर रहा है कि उसने कार को क्यों रोका, और उस रात महिला को कई बार बताए जाने के बावजूद उठाया। बार बार पूछना, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और न ही जानता था। फिर वह एक मंच पर गया और उस आदमी को एक अज्ञात चीज वापस करने का अनुरोध करते देखा। उसके तुरंत बाद एम्बुलेंस चालक जाग गया। वह इस सपने की किसी भी व्याख्या को नहीं समझता था। उन्होंने पहले दिन इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया और सोचा कि अगर इतनी रातों में ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन पहले दिन उन्होंने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया। समस्या यह थी कि वह हर रात एक ही सपना देखता था। बार बार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक अज्ञात वस्तु को वापस करने के लिए कहता है। इस सपने से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होने के लगभग 2 सप्ताह बाद वह अपने बेटे के घर गया, जहां वह उस रात शव देने गया था। वह लड़के के पिता को खोजने के लिए घर गया और अपने बेटे के बगल में दफन हो गया। उन्होंने अपने सपने में आदमी की उपस्थिति का वर्णन अपने आसपास के कुछ लोगों के लिए किया। क्या उन्होंने किसी को ऐसा देखा? उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा, जिसने सभी को निराश किया। वह वहां बिना कोई जानकारी प्राप्त किए घर लौट आया, लेकिन सपना आदमी उसे नहीं छोड़ता है, इसलिए वह समझाने के लिए बेताब हो जाता है और उसके साथ क्या हुआ उसे उजागर करता है। फिर वह जितनी जल्दी हो सके मेडिकल अस्पताल जाने के लिए रवाना हो जाता है। देर रात जब वह मेडिकल सेंटर पहुंचा, वह चिकित्सा केंद्र में आया और उस डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी जिसने लड़के पर शव परीक्षण किया था। डॉक्टर को खोजने के बाद डॉक्टर उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वह थोड़ा व्यस्त है। डॉक्टर के बाहर आने पर उसके साथ क्या हुआ, जैसा कि वह पूछता है, वह आश्चर्य में डॉक्टर की पीठ को देखता है और इससे पहले कि वह कुछ भी कह सकता है, वह बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर इस अचानक दृश्य पर रुक गया और उसके आसपास के लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर लोगों की तलाश कर रहा था, जब उसने उसके पीछे देखा तो उसने खाकी कपड़ों में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखा। डॉक्टर उन्हें आसपास के लोगों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अंदर ले गए और उन्हें नीचे बिठाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस चालक को होश आ गया। होश में आने के बाद वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और पूछा कि वह आदमी कौन है, वह आदमी कहां है जो तुम्हारे पीछे खड़ा था। डॉक्टर ने उसे नहीं समझा और उससे पूछा कि वह किस आदमी के बारे में बात कर रहा है। जवाब में एम्बुलेंस चालक डॉक्टर से पूछता है, खाकी में उसके पीछे आदमी कहां है। डॉक्टर थोड़ा हैरान था। किसी तरह एम्बुलेंस चालक और खाकी में आदमी एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। एक अजनबी को इस बात का यकीन था क्योंकि वह खाकी में आदमी को अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि वह हमेशा नशे में था। लेकिन फिर भी एम्बुलेंस चालक बार बार आदमी को इतनी उत्सुकता से खोजता है कि डॉक्टर उसके दिमाग में अपने सारे विचार छिपा देता है और एम्बुलेंस चालक को खाकी में आदमी के बिस्तर पर ले जाता है और पूछता है अगर वह बिस्तर पर पड़े आदमी के बारे में पूछ रहा है। एम्बुलेंस चालक आदमी पर हां और नजर रखता है और जब वह आदमी की पहचान जानना चाहता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आदमी बिस्तर पर पड़ा है। इस अस्पताल के डोम डॉक्टर कुछ भी नहीं समझते हैं और अनुरोध करते हैं कि एम्बुलेंस चालक उसे सब कुछ बताए। इससे पहले कि एम्बुलेंस डॉक्टर को सब कुछ बताए, डोम बिस्तर पर लेटते समय चेतना प्राप्त करता है। उसी समय उन्होंने लोगों को देखा और आश्चर्यजनक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। कौन और क्यों वह अपने सपनों में आता है। डोम के शब्दों को सुनकर एम्बुलेंस चालक एक तरह से अवाक है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है और डोम से एक ही सवाल पूछना शुरू नहीं करता है। जब मैं शरीर काटने के बाद घर आया तो मुझे लगा कि पत्थर की कीमत सोने की दुकान पर बेचने के लिए 30 से 40 हजार होगी, लेकिन सोने की दुकान पर जाने के बाद सुनार ने मुझे पत्थर के लिए 5000 रुपये देने को कहा। मुझे वह कीमत नहीं मिल रही थी जो मैं चाहता था। मैं घर लौट आया और पत्थर को अपनी बाहरी मेज पर रख दिया। अगले दिन मैं दूसरे सोने के डीलर की दुकान पर गया और वहां उन्होंने मुझे पत्थर के लिए 5000 रुपये देने को कहा। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे 5000 तक का पत्थर बेच दिया। मुझे पत्थर बेचने में खुशी हो रही है क्योंकि उस समय मेरे लिए 5000 रुपये बहुत पैसा है। वहां से फिर से मैंने 300 रुपये खर्च किए, घर आया
और शेष 4700 रुपये दराज में छोड़ दिए। लेकिन उस दिन से डोम का जीवन एक भयानक अध्याय शुरू होता है। घर आने के बाद डोम फिर से सपने देखना शुरू कर देता है। इस बार वह एक महिला को गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए देखता है। महिला बार बार एम्बुलेंस चालक को आइटम देने से मना करती है, यह कहते हुए कि यदि वह एम्बुलेंस चालक को आइटम देती है यह बहुत नुकसान पहुंचाएगा। फिर वह एम्बुलेंस चालक से फिर से सपने देखता है और उससे कुछ मांगता है और कहता है कि अगर वह उसे नहीं देता है तब गहरे नीले रंग की साड़ी में महिला आएगी और उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन डोम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि महिला और एम्बुलेंस चालक उससे क्या चाहते हैं। एम्बुलेंस चालक और महिला डोम से पत्थर मांग रहे थे, लेकिन डोम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में उससे क्या चाहते हैं। मैं आता हूं कि मुझे उस पत्थर को थोड़ी देर बाद याद क्यों नहीं आया। उसके बाद वह हर रात यह सपना देखने लगा। नीली साड़ी में महिला ने बार बार उसे ये देने की चेतावनी दी, उनसे मांग की और कहा कि अगर उसने उन्हें नहीं दिया तो वह उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद बाहरी बाजार से लौटते समय डोम की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डोम को तब पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे वह चीज नहीं दी गई जो वह मांग रहा था। हो सकता है कि नीली साड़ी में महिला अपनी पत्नी को मार डाले। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे जनाजा पढ़ने के बाद दफनाया गया था और रात में कुछ समय बाद उसने एक सपने में देखा कि साड़ी में महिला उसके पास आइटम मांगने आई थी और कहा कि मेरे पास आइटम वापस करने के लिए अभी भी समय है। एम्बुलेंस चालक को भूल जाओ, मुझे बात मत दो, मुझे बात दो, और अगर तुम मुझे बात नहीं देते तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। मैं चाहूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं। इस सपने को देखने के बाद डोम डर में जाग गया। उसे डर है कि उसकी बेटी को नुकसान न हो। फिर वह सोचती है कि वह फिर कभी अस्पताल नहीं जाएगी। उसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद डोम ने किसी कारण से अपनी बेटी के साथ घर छोड़ दिया। जब वह काम के बाद अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा था, फिर अचानक उसी जगह पर आने के बाद जहां उसकी पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन सका। और जब उसने पीछे देखा, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी उसी जगह पर एक दुर्घटना के साथ मिली थी और तुरंत वहीं मर गई। उसका सिर सोचना बंद कर दिया और इतने दर्द के साथ डोम अपनी बेटी को दफनाने के बाद घर लौट आया। रात में एक नीली साड़ी में उस महिला के सपने में उसने कहा, मैंने आपको बार बार चेतावनी दी और कहा कि आप मुझे बात दें, लेकिन आप इसे नहीं दे रहे हैं। मैं अभी भी आपको मुझे बात देने के लिए कह रहा हूं। यदि आप अपनी पत्नी के बच्चे को मार सकते हैं तो मैं आपको भी मार सकता हूं। इसे ध्यान में रखें, आपका परिवार खत्म हो गया है, लेकिन जब आप मर जाते हैं तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारता क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जरूरत है। यदि आप जीना चाहते हैं तो मुझे बात दें, लेकिन गलती से एम्बुलेंस चालक को न दें। जैसे ही डोम का यह सपना होता है, वह अपने सपने में फिर से एम्बुलेंस चालक को देखता है। एम्बुलेंस चालक उसे बताता है कि कृपया मुझे वह चीज दें। आपके परिवार के सदस्य पहले ही मर चुके हैं। यदि आप जीना चाहते हैं तो कृपया मुझे वह चीज दें जो कहती है कि महिला आपको भी मार देगी। लेकिन डोम को समझ नहीं आया कि वे क्या पूछ रहे थे और वह उस चीज को कैसे लौटाएगा। उसका सिर इन विचारों से पागल होने लगा। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के साथ इन घटनाओं को साझा किया। डोम का दोस्त यह सुनता है और उसे एक मास्टर से बात करने की सलाह देता है। वह कहता है कि उसके पास एक मास्टर है जिसे वह जानता है कि वह चाहता है या उसका दोस्त उसे पेश करेगा। उसके दोस्त ने मास्टर से मिलने का अनुरोध किया क्योंकि वह अब इसे सहन नहीं कर सकता था। अगली सुबह डोम के दोस्त ने उसे फोन किया और स्थानीय मस्जिद के इमाम से बात की। डोम को दोपहर में इमाम से मिलने के लिए कहा। दोपहर में डोम सो जाता है और अपने सपने में महिला कहती है, यह बिल्कुल मत करो। यदि आप जीना चाहते हैं तो मुझे दे दो। मैं गुरु से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, कोई उपयोग नहीं है। डर के साथ एक सपने में जागते हुए वह हुजूर से मिलने के लिए जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ देता है। लेकिन सड़क पर उसकी पत्नी और बेटी एक दुर्घटना में मर जाते हैं। संयोग से वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिला और उसके नीचे से हमेशा के लिए पूरा पैर खो दिया। सड़क के आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में नीली साड़ी में महिला अपने सपने में उसके पास आई और उससे कहा कि मैंने तुम्हें हुजूर जाने के लिए राजी किया है और तुम्हारी इस गलती के लिए मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें इसके लिए नहीं मार रहा हूं, मुझे बात वापस दे दो। डोम दुर्घटना के बाद लगभग 3 दिनों तक अस्पताल में रहे।
इस बीच डोम के दोस्त को खबर मिली और जल्दी से मस्जिद के इमाम के साथ अस्पताल आए। जब इमाम साहब आए और जो कुछ भी हुआ या होने वाला था वह सब जानना चाहते थे, डोम ने उसे सब कुछ बताया। थोड़ी देर के बाद वह अंदर चला जाता है और हर कोई अवाक रह जाता है कि वह क्या कहता है। वह डोम के दोस्त को बुलाता है और कहता है कि आपका दोस्त काले जादू का उपयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, उसकी हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है और उसे जल्द से जल्द इलाज करने की जरूरत है। फिर वह डोम के पास गया और कहा, आपके घर में कौन सा पत्थर नीला है? डोम इमाम साहब के इस सवाल को सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने इमाम साहब को पत्थर के बारे में नहीं बताया। हालांकि उसे पत्थर के बारे में कैसे पता चला? उसके बाद जब इमाम साहब ने उनसे यह सवाल फिर से पूछा तो डोम ने कहा कि शुरुआत से डोम से पत्थर के बारे में सुनने के बाद इमाम साहब का माथा चिंता की तरह दिखा रहा था। इसके अलावा डॉक्टर बिमल कांति को पता चला कि डोम का एक्सीडेंट हो गया था। फिर वह अपने केबिन में गया और इमाम साहब को देखा। डोम के दोस्त से सब कुछ सीखने के बाद उसे पता चलता है कि इस घटना ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इसलिए वह इमाम साहब के पास जाता है और एक एक करके उसके और एम्बुलेंस चालक के साथ हुई घटनाओं को बताता रहता है। डॉक्टर से सब कुछ सुनने के बाद इमाम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की अनुमति के बिना डोम को घर ले लिया। जैसे ही वह डोम के कमरे में कदम रखता है, उसे पता चलता है कि एक अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उससे बहुत मजबूत वह खुद को डोम और अपने दोस्त के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। हालांकि केवल इमाम साहब के मामले में उस बाधा का प्रभाव दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने बिना किसी देरी के डॉक्टर की अनुमति ले ली और डोम को अपने घर ले गए, जो दो मैग्नेट की तरह एक दूसरे को दोहरा रहा था, जैसे कि इमाम साहब को घर में प्रवेश करने से रोका जा रहा था। भवन को लगता है कि चीजें खराब हो सकती हैं। जैसे ही वह डोम के कमरे में कदम रखता है, उसे पता चलता है कि एक अदृश्य शक्ति उसे वापस पकड़ रही है। उससे बहुत मजबूत वह खुद को डोम और अपने दोस्त के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। हालांकि केवल इमाम साहब के मामले में उस बाधा का प्रभाव दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह घर में गया और पत्थर को अपने हाथ में लिया, घर का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। इन स्थितियों को देखकर इमाम साहब उन्हें ठीक करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु को सूचित किया और उनकी मदद से डोम और उनके दोस्त घर से बाहर निकलने में सक्षम थे। लेकिन फिर भी वह पत्थर नहीं ले सकता था, क्योंकि एक अदृश्य बल उसे सौंपने से रोक रहा था। चाचा, जैसा कि मैं एक बहुत छोटे परिवार का सदस्य था, हालांकि प्यार की मात्रा अधिक थी, मुझे किसी भी उपहार या दायित्व को पूरा करने के मामले में महत्व नहीं दिया गया था। बड़े भाई को सभी ने बहुत महत्व दिया। हमारे दो भाइयों में हमारे पिता बड़े भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पिता जो चाहते थे भाई देंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। इसलिए जब से मैं छोटा था, मेरे दिल में गुस्सा था। अपने बड़े भाई के बारे में इतना ध्यान रखने का मुख्य कारण यह था कि वह नीले पत्थर का उत्तराधिकारी था। नीला पत्थर हमारे परिवार का रक्षक है। मेरे दादाजी जिन्न को प्रजनन करते थे और कई तरीकों से उनकी मदद करते थे, और बदले में हमें उपहार के रूप में हमारे परिवार के संरक्षक के रूप में एक जिन्न मिला। मेरे पिता को भी एक मिला। इस बीच परिवार की अगली पीढ़ी में सबसे बड़े होने के नाते मेरे दादा अगले नीले रिंग धारक थे। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पिता के मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा और बाकी मेरे परदादा को दे दिया। उसने सोचा कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे दादा मेरी देखभाल करेंगे ताकि उनके पास अधिकांश संपत्ति हो, लेकिन मैं इस मामले को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका और मैंने कई तरीकों से संपत्ति हड़पने की कोशिश की, लेकिन यह उस नीले पत्थर की वस्तु के लिए संभव नहीं था। ऐसे ही एक दिन हम अपनी योजना में सफल हुए और मेरा भतीजा मंत्रों का पाठ करके लोगों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने में बहुत रुचि रखता था और हमसे कविराज जी सीखना चाहता था। यह हमारा सही मौका है। कुछ दिनों के बाद हम उसे शिक्षण कार्य के नाम पर 3 दिनों के लिए स्कूल जाने की अनुमति देते हैं और उसे रोशनी के साथ घर के अंदर बैठने के लिए कहते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और बात नहीं करते हैं उसके माता पिता को। हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों के नाम पर उनके नाम में गुण लिखने के लिए उस पर जिन्न प्राप्त करना था, लेकिन 3 दिनों के बाद भी हमें तंत्र में कोई काम नहीं मिल रहा था। यह देखकर हम दोनों काफी हैरान रह गए, क्योंकि अगर आप इस तरह से जारी रखते हैं तो जिन्न की कंपनी से बाहर निकलना संभव नहीं है। तो आप कैसे बच गए? जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। ठीक है, नीला पत्थर उसके साथ नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए मेरी छाती कांप गई।
जब वह अगली सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ तो मैंने और मेरी पत्नी ने अपने ड्रेसर पर एक बॉक्स में नीले पत्थर को ढूंढते हुए पूरे कमरे की तलाशी ली। वैसे आप और क्या चाहते हैं? मैं पत्थर के साथ बाहर गया और एक सप्ताह की कोशिश के बाद हम नीले पत्थर में जिन्न पर काबू पाने में सक्षम थे और मंत्रों का जाप करते हुए उसे अपने दम पर बैठने के लिए रक्षक से भक्त की ओर मोड़ दिया। वह इतना मंत्रमुग्ध था कि अब उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। हम उसे एक पत्थर में फंसाते हैं, पत्थर को गायब करते हैं और भतीजे की पानी की बोतल के अंदर डालते हैं। हमारी मूल योजना भतीजे को सभी संपत्तियों को लिखने के लिए प्राप्त करना था और यदि पत्थर चोरी हो जाता है तो यह हमें फंसा सकता है। मैंने पत्थर पर एक जादू कर दिया और भतीजे को इसके साथ मारने का फैसला किया। इस तरह उनकी मृत्यु के बारे में कोई संदेह नहीं होगा और भाई की संपत्ति का हिस्सा भी कुछ बिंदु पर हमारे पास आएगा। मुग्ध पानी पीने से सड़क के बीच में पत्थर भतीजे के गले में फंस गया और वह घुट गया। आप सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन हम लंबे समय तक छिपने में नहीं थे। हमारे बारे में पुलिस को सूचित नहीं करने के लिए मैंने केवल भतीजे की मृत्यु की रात अस्पताल में एम्बुलेंस चालक और डॉक्टर को देखा। उस समय मेरा मुख्य उद्देश्य नीले पत्थर को खोजना था, लेकिन कई प्रयासों के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने डॉक्टर का रुमाल नहीं चुराया और उसी के साथ मैंने उस रात उसे ब्लैकमेल किया और एम्बुलेंस चालक को ब्लैकमेल करने के लिए मैंने सड़क पर कार को रोकने और पत्थर इकट्ठा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ जिन को भेजा। उस रात एम्बुलेंस चालक ने जिन दो लोगों को देखा वे मेरी पत्नी थी, नीली साड़ी में महिला, और वह आदमी जो एक जिन्न था जो उन्हें तेजी से सड़क पार करने में मदद कर रहा था। उसी दिन मेरी पत्नी ने एक पुस्तक में पढ़ा कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु के बाद लड़कों के दाहिने हाथ की अनामिका और लड़कियों के बाएं हाथ की अनामिका को एक साथ लाया गया था, फिर बिजली दोगुनी हो जाएगी। इसलिए उस रात मेरी पत्नी एम्बुलेंस के पीछे से ड्राइवर की शर्ट का एक हिस्सा लेकर आई और भतीजे की अनामिका और दाहिने पैर से खून निकला। फिर हमने एक एक करके डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर को ब्लैकमेल किया। मुख्य उद्देश्य यह था कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उनके माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। हमने इसे नीले पत्थर को खोजने का एक साधन बना दिया। लेकिन यहां एक समस्या आती है। भतीजे की मृत्यु के बाद नीले पत्थर में जिन्न जादू पहनने के बाद अपनी शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन उसके लिए अकेले चलना असंभव है। इसलिए जब भी मैं पत्थर को वापस करने के बारे में सपने देखता हूं तो पत्थर में जिन्न दूसरा रूप लेता है और उसके पास जाता है और पत्थर लौट आता है। वह इसे वापस करने के लिए सहमत हो गया। यह सच है कि सपने में पत्थर का बार बार उल्लेख किया गया था, लेकिन जागने के बाद डोम पत्थर को याद नहीं कर सकता था, भले ही वह नीले पत्थर के जिन्न के प्रभाव के कारण सपने के सभी शब्दों को याद करता था। हमने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या करके और उसे विभिन्न तरीकों से धमकी देकर उसे कई तरह से डराकर पत्थर लेने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हुए। इस प्रकार जब हम सफल नहीं हो सके तो हमने ताकत हासिल करने के लिए अपनी बॉडी को मारने का फैसला किया। मैंने पत्थर खोजने के लिए बहुत पहले हमारे भाई को मार डाला, अपने बड़े भाई के सामने हटा दिया, क्योंकि मुझे एक अनामिका की आवश्यकता महसूस हुई। इस बार बॉडी पत्थर के पास लाया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, इसलिए एक दिन हमने अपने पालतू काठी के साथ बॉडी को मारने का अवसर लिया और उसकी बाईं अनामिका नहीं काटी गई। हम हर समारोह में उपस्थित थे ताकि कोई भी हम पर शक न कर सके, और उंगली लेने के बाद हमें इस तरह से प्लास्टर किया गया। इसे नग्न आंखों से कोई नहीं देख सकता। इस प्रकार हम अपने हितों को प्राप्त करने के अंतिम चरण में पहुंच गए और हम उस घर में रहने लगे, लेकिन इस घर में रहने के बारे में किसी को पता नहीं था। इन सभी प्रयासों के बाद जब आखिरी समय में नीला पत्थर जिन्न मुक्त हो जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम पत्थर को खोजने के लिए एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए बैठ गए, लेकिन हमने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। यह लड़के के चाचा द्वारा दिया गया बयान था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि केवल 2 दिनों के बाद दोनों मृत पाए गए और यह पता चला कि सिर को छोड़कर उनके शरीर का हर हिस्सा उल्टा हो गया था। सत्ता के आखिरी क्षण में दोनों की मौत ने पुलिस को हिला दिया, क्योंकि वे जेल में रहते हुए दोनों की अचानक हुई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वे इसे आत्महत्या कहते रहते हैं। समाप्त। इस बार बॉडी पत्थर के पास लाया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, इसलिए एक दिन हमने अपने पालतू काठी के साथ बॉडी को मारने का अवसर लिया और उसकी बाईं अनामिका नहीं काटी गई। हम हर समारोह में उपस्थित थे ताकि कोई भी हम पर शक न कर सके
और उंगली लेने के बाद हमें इस तरह से प्लास्टर किया गया। इसे नग्न आंखों से कोई नहीं देख सकता। इस प्रकार हम अपने हितों को प्राप्त करने के अंतिम चरण में पहुंच गए और हम उस घर में रहने लगे, लेकिन इस घर में रहने के बारे में किसी को पता नहीं था। इन सभी प्रयासों के बाद जब आखिरी समय में नीला पत्थर जिन्न मुक्त हो जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम पत्थर को खोजने के लिए एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए बैठ गए, लेकिन हमने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। ये लड़के के चाचा द्वारा दिया गया बयान था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि केवल 2 दिनों के बाद दोनों मृत पाए गए और यह पता चला कि सिर को छोड़कर उनके शरीर का हर हिस्सा उल्टा हो गया था। सत्ता के आखिरी क्षण में दोनों की मौत ने पुलिस को हिला दिया, क्योंकि वे जेल में रहते हुए दोनों की अचानक हुई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वे इसे आत्महत्या कहते रहते हैं।